आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे, फ्लैशिंग लाइट्स इसका टाइटल है। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, आप ही की तरह हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से लास्ट तक, और इंग्लिश में एक खास अप्रोच से चलता हूँ ताकि मुझे हर एग्ज़ाम में कामयाबी मिले। उसी अप्रोच को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इन क्लासेस के ज़रिए। देखिए, जो आर्टिकल है ना, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको पढ़ने में क्योंकि इकोनॉमिक है, लेकिन हमें पढ़ना है उस तरीके से जिससे ना केवल ट्रांसलेशन हो बल्कि आर्टिकल के अंदर से जो लर्निंग लेसन्स हैं वो भी सीख पाएँ, ग्रामर के और वोकैबुलरी के। सारी ग्रामर और वोकैबुलरी जो आज आप मेरे साथ डिस्कस करोगे, सीखोगे, आप अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे। हैंडमेड क्विज़ है, आज की ग्रामर और वोकैब के हिसाब से बनाया हुआ है। सब लोग इसको एक ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन देता हूँ आपको मैं लाइव। चलिए शुरू कर लेते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है, सर थोड़ा मोटिवेशन दे दिया करो, वक्त भी ख़राब चल रहा है, डिमोटिवेटेड हो रहे हैं। अब एक काम कर लो ना, छोटा सा प्रिंसिपल दिमाग में बिठा लो। ज़िंदगी में जो काम करूँगा या करूँगी उसको इस तरीके से करूँगा या करूँगी कि फिर से करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं पर्सनली इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ। आप जब इस चीज़ में बिलीव करने लगोगे, आपकी ज़िंदगी एक अलग लेवल की होगी। हर चीज़ में डिटर्मिनेशन होगा, इरादा होगा, फोकस होगा। और याद रखना, इरादे के साथ ज़िंदगी जो जीते हो ना आप, उसी में मज़ा होता है। बिना इरादे के हर काम मजबूरी लगता है। लूजर्स वाली ज़िंदगी हमें नहीं जीनी है, हमें जीना है मज़े के साथ। ठीक है, सब कुछ अपना झोंक दो और फिर देखो लाइफ अलग लेवल पे चलती है। शुरू करें। फ्लैशिंग लाइट्स, अब ये क्या होता है भाई? ये मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, रट्टा मार लोगे। ये लाइट देख रहे हो, फ्लैश कर रही है, मतलब बंद कर रही है और चल रही है बार बार। अक्सर गाड़ियाँ ऐसा करती हैं रोड पे। दो रीज़न होते हैं इसको करने के। पहला रीज़न होता है किसी को ओवरटेक करने के लिए, भाई मैं तेरे से आगे निकल रहा हूँ, रात का वक्त है, तुझे दिखाई ना दे रहा हो, लाइट फ्लैश करके तुझे बता रहा हूँ, थोड़ा मुझे रास्ता दे दे। दूसरा रीज़न क्या होता है इसका? आगे या पीछे कोई एक्सीडेंट है, तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। समझ गए ना? फ्लैश लाइट अक्सर आप तब करते हैं जब आप सामने वाले ड्राइवर को आगाह कर रहे होते हैं कि आगे खतरा है, एक्सीडेंट है, थोड़ा धीमे चलना, थोड़ा ध्यान से चलना। तो कह रहे फ्लैशिंग लाइट्स हो रहा है कहीं पे खतरे का निशान हमें मिल रहा है, कहीं से हमें आगाह किया जा रहा है खतरे के लिए। अब बात कहाँ की हो रही है? बात हो रही है ऑन स्लाइडिंग इकोनॉमी एंड कैश ट्रांसफर्स। बात हो रही है गिरती हुई अर्थव्यवस्था की, फिसलती हुई इकोनॉमी की, और इस इकोनॉमी से निकलने का जो जरिया है कैश ट्रांसफर्स, उसकी। तो किसी एक्सपर्ट कमेटी ने भारत की सरकार को यही बताया कि इकोनॉमी के बहुत खस्ता हालात होने वाले हैं, कैश ट्रांसफ़र शुरू कर दो गरीब लोगों को। ऐसा फ्लैश लाइट करके ऐसा खतरे का डेंजर इन्होंने साइन जो है दिया है। समझ गए कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है? चलो आ जाओ, इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है, जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईटी, हर पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना? 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल वाईटी के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं। चलो, कह रहा एज इन्फ्लेशन थ्रेटन्स इकोनॉमीज कंजम्पटिव कैपेसिटी, कैश ट्रांसफर्स कैन बूस्ट डिमांड। कह रहा है जैसे ही इन्फ्लेशन थ्रेटन करता है, चुनौती देता है। थ्रेटन करना मतलब धमकी देना या चुनौती देना। और किसको चुनौती देता है भाई? हमारी अर्थव्यवस्था की कंजम्पटिव कैपेसिटी को। अब ये क्या होती है? हमारी अर्थव्यवस्था में कितना कंजम्पशन हो सकता है, इस चीज़ की जो ताकत है ना, कैपेसिटी है, उसको इन्फ्लेशन थ्रेटन कर रहा है। महंगाई बढ़ेगी, कंजम्पशन कम होगा। कह रहे जैसे ये काम होता है ना, कैश ट्रांसफ़र जो है बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं डिमांड को। लोगों के पास पैसा नहीं है, सीधा गरीब लोगों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये डाल दो। जैसे ही आप डालोगे वो कुछ खरीदेंगे। हमारी इकोनॉमी जो है अभी खस्ता हालात में है, ऊपर आनी शुरू होगी थोड़ी सी डिमांड बढ़ने के साथ ही। समझ गए? इन्फ्लेशन की वर्ब है थ्रेटन्स, कैश ट्रांसफर्स की वर्ब है कैन बूस्ट। दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब्स हैं, एज कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। कंजम्पटिव कंजम्पशन नाम के नाउन से बना है। कंजम्पशन मतलब खपत, तो कंजम्पटिव मतलब खपत वाली कैपेसिटी, है ना? चलिए, बहुत सारे आज टेक्निकल रूल समझाऊंगा मैं आपको इकोनॉमी से रिलेटेड, जो इंग्लिश पढ़ने के लिए ज़रूरी है ना? आपके एग्जाम के हिसाब से फोकस देना पूरा। अब शुरू कर लेते हैं एक समरी के साथ। देखो, समरी ये है कि अभी जो है ना, ये जो सेकंड वेव आई है उसको इन्होंने अच्छे से किया असेस, इकोनॉमी पे इसका क्या असर रहने वाला है। अब इन्होंने असेस करके आरबीआई के एक एक्सपर्ट पैनल ने बताया कि जो पिछली बार हुआ था ना, वो तो ट्रेलर था, इस बार आप देखोगे पूरी मूवी। इस बार पिछले वाले लॉकडाउन से भी खस्ता हालात होने वाले हैं अर्थव्यवस्था के आने वाले 1 साल में। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को काम कम मिलेगा, पैसा कम होगा, सब चीज़ें एक साथ सर पे टूटने वाली हैं। अब इसने साथ ही साथ ये बताने के
एक सोल्यूशन भी बताया है। कह रहा है अभी आंखें बंद करे भारत सरकार और फटाफट गरीब लोगों को कैश दे दे, थोड़ी थोड़ी 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, है ना। वो कैश से वो अपना घर चलाएंगे, थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी, हो सकता है इस ढलान को हम बीच में रोकने में कामयाब हों। समझ गए ना, बस यही आज इसकी समरी है। होने ही वाला है, आप रोक सकते हो तो रोक लो, अगले 1 साल के अंदर आपके पास वक्त है। आज की टोन है थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत चीज़ें बताएगा, तो टेक्निकल है ही। दूसरी है सजेस्टिव, सजेशन तो दे ही रहा है सरकार को कि बिट कैश ट्रांसफ़र करो, सजेस्टिव टोन है। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। उससे पहले ऐड करूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आ जाओ भाई। कह रहा RBI's लेटेस्ट मंथली बुलेटिन हैज़ जस्ट कन्फर्म्ड what many economists and anecdotal evidence have been pointing to, a sharp backslide in economic momentum। कह रहा RBI का जो सबसे नया मंथली बुलेटिन आया है, बुलेटिन आप जानते हैं ना, एक जर्नल हो, एक रिपोर्ट हो, है ना, इस तरह का एक जो है कुछ भी जो प्रकाशन निकले, पब्लिकेशन निकले, उसको कहते हैं बुलेटिन। कह रहा RBI का जो इस महीने का सबसे नया वाला जो बुलेटिन आया है, उसने अभी अभी हाल में ही जस्ट कंफर्म कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और क्या कंफर्म किया भाई? उस चीज़ को जिसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे अर्थशास्त्री, और उस चीज़ को जिसको एनेक्डोटल एविडेंस, सुनी सुनाई एविडेंस, है ना, साइंस के हिसाब से नहीं, बस सुनी सुनाई, फील की हुई, कह रहे जो कि पॉइंट आउट ऑलरेडी कर रहे हैं, उसी चीज़ को इसने कंफर्म कर दिया है। अब वो चीज़ है क्या? एक शार्प बैक स्लाइड इन इकोनॉमिक मोमेंटम। ये है एक बहुत ही तीखी सी ढलान हमारे आर्थिक मोमेंटम में, आर्थिक रफ्तार में। समझ गए? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर सेंटेंस में देखने वाली कई चीज़ें हैं। बुलेटिन ने अभी अभी कंफर्म कर दी है उसी चीज़ को जिसको बहुत सारे अर्थशास्त्री और एक एनेक्डोटल एविडेंस, मतलब सुनी सुनाई एविडेंस जो है, पॉइंट आउट ऑलरेडी कर रही थी। और वो चीज़ है बहुत टेढ़ी आने वाली, बहुत ही तीखी सी आने वाली बैक स्लाइड, ढलान हमारे आर्थिक विकास में, मोमेंटम में। अब देखो देखने वाली चीज़, बुलेटिन की वर्ब है हैज़ जस्ट कन्फर्म्ड। मैनी इकोनॉमिस्ट और एविडेंस की वर्ब है हैव बीन पॉइंटिंग टू। ये टू जो है पॉइंट के बाद में लगता है, जहाँ भी आप पॉइंट आउट करें, जहाँ भी जिस चीज़ की तरफ इशारा करें। बैक स्लाइड का मतलब होता है, अब आप खुद ही समझदार हो, स्लाइड का मतलब होता है ढलान, बैक मतलब पीछे। आप पहाड़ पे चढ़े थे ऊपर, थोड़ी देर आप सोए और पता लगा फिसल कर गए, फिर नीचे आ गए, बैक स्लाइड कर गए, आगे की जगह पे नीचे आ गए। रिवर्सल बोल दो, श्रिंकेज बोल दो, कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, किसी चीज़ में कमी आना। मोमेंटम होती है रफ्तार। अब एक एनेक्डोटल वर्ड को देख लें। ये वर्ड है ना, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, वैसे तो मैंने लिख दिया है, समझने वाले समझ सकते हैं। इनफॉर्मल को बोलते हैं एनेक्डोटल। मैं आपको छोटा सा इसका आइडिया देता हूँ याद करने का। हर आदमी के कुछ ना कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, जैसे आपके भी होंगे, कि आपकी मौसी के लड़के के फूफे की भांजी को कभी भूत मिला होगा गाँव में। समझ रहे हो मेरी बात को? अब भूत आपने नहीं देखा, भूत मैंने नहीं देखा, बस मौसी के भांजे के लड़के की फूफी को मिला था। समझ गए ना? तो ये जो एविडेंस आप देते हो ना, ये होती है एनेक्डोटल एविडेंस। आप जो है इस एविडेंस को सच मान के बैठे हो। इनफॉर्मल है, आप फील कर सकते हो, इसको नोटिस कर सकते हो, लेकिन साइंटिफिकली मेजर्ड नहीं है। तो ऐसी एविडेंस हमें मिल रही थी कि लॉकडाउन से कुछ ना कुछ होगा, लेकिन साइंटिफिकली अर्थशास्त्रियों ने अभी तक ऐसी कोई एविडेंस हमें दी नहीं थी। तो ये थी एनेक्डोटल एविडेंस। समझ के? सुनी सुनाई बोलते हैं हिंदी में। चलो अब आगे बढ़ने से पहले इसमें ग्रामर रूल है, आज का मेन ग्रामर रूल यहीं पे कर लेते हैं। देखो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं मोटे मोटे 4, हु, विच, दैट और वट। सारा झगड़ा इसी चीज़ का है कि इन चारों में से कब किसको लगाया जाए। और इसका होता है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। आपको वो फॉर्मूला सीखना है, बाकी रट्टे वट्टे कुछ मारने नहीं है, है ना। फॉर्मूला मैं आपको सिखा देता हूँ। ये हु, विच, दैट और वट जो है ना, जिस क्लोज को बनाते हैं उसको बोलते हैं अपने एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज। इसका काम होता है कि नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना। एडजेक्टिव है ना, तो नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। द स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय मिस्टर केजरीवाल, हु, विच, दैट या वट इज़ द लीडर ऑफ द आम आदमी पार्टी। स्टेटमेंट दी गई थी केजरीवाल जी के द्वारा, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हु, विच, दैट या वट जो भी आप लगाओगे, ये किसके लिए आया? ये केजरीवाल के लिए आया। अगर केजरीवाल के लिए आया तो केजरीवाल हो गया इसका एंटीसीडेंट। अगर ये एंटीसीडेंट हो गया तो आपको एंटीसीडेंट से सवाल पूछना है, तू जिंदा है, तू इंसान है, या तू इनएनिमेट चीज़ है। केजरीवाल जी से सवाल पूछोगे तो वो इंसान है ना। केजरीवाल जी एक ह्यूमन है, होमो सेपियन है।
अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे हु को। आप किसको चूज़ करेंगे? हु को। अगर दुनिया में केजरीवाल जी एक ही हैं, दुनिया में केजरीवाल जिसकी बात हो रही है उसको हम अच्छे से जानते हैं, एक प्रॉपर नाउन है और वो इंसान भी हैं, उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ हु को लगाते हैं। अब देखते हैं बाकी वालों को कब लगाना है, विच को कब लगाना है, दैट को कब लगाना है। द स्टेटमेंट केम फ्रॉम द आप हु विच दैट या वट इज़ द रूलिंग पार्टी ऑफ दिल्ली। स्टेटमेंट आई आम आदमी पार्टी से, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, रूलिंग पार्टी है अभी दिल्ली की। अब मुझे बताओ ये पूरा क्लोज किसके लिए आया है? आम आदमी पार्टी के लिए आया है। स्टेटमेंट आई आम आदमी पार्टी से, और कौन सी आम आदमी पार्टी? जो कि दिल्ली में रूल कर रही है। अब आम आदमी पार्टी हो गया एंटीसीडेंट। अब इससे सवाल पूछो, क्या तू जिंदा है? भाई पार्टी में लोग जिंदा हो सकते हैं लेकिन पार्टी तो इनएनिमेट है। पार्टी को तो आप इंसान की श्रेणी में नहीं रख सकते हो। जिंदा तो होना जरूरी है ही, लेकिन जानवर भी नहीं होना चाहिए, इंसान ही होना चाहिए। अगर ऐसा है ये आम आदमी पार्टी इंसान नहीं है तो आप चुपचाप यहाँ पे विच को लगा दें। किसको लगाओगे भाई? विच को। दूसरा चीज़ आपको ये भी देखनी है कि आम आदमी पार्टी एक प्रॉपर नाउन है या नहीं। दुनिया में कितनी आम आदमी पार्टी हैं? भाई हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक ही है, आम आदमी पार्टी ऑफ दिल्ली, है ना। तो इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ विच को लगाएंगे ऐसे। अब तीसरा देख लो, हु कब लगेगा, दैट कब लगेगा, है ना। द स्टेटमेंट केम फ्रॉम द लीडर हु विच दैट या वट इज द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। स्टेटमेंट आई उस लीडर से जो कि लीडर है अपोजिशन पार्टी का। अब जो कि लीडर है अपोजिशन पार्टी का, ये पूरा क्लोज जो है इस लीडर को अपना एंटीसीडेंट मानता है। अब इस लीडर से सवाल पूछो, तू इंसान है या नहीं? अब बोलोगे सर ये इंसान है, मैं हु लगा जाता हूँ। ध्यान दे लेना, द लीडर लिखा हुआ है। कौन है ये लीडर? आप यहाँ पे बता सकते हो लीडर कौन है? मैं यहाँ पे हु तो लगा दूंगा, चलो ठीक है, लेकिन क्या ये लीडर कोई प्रॉपर नाउन है? क्या इस लीडर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? लीडर कौन सा लीडर है? नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसको निकाल दूं ना अभी, तो आप बता ही ना पाओ कौन से लीडर से स्टेटमेंट आई है। तो ये जो है ना रिस्ट्रिक्टिव क्लोज बन गया है। इस केस में अब हु नहीं आएगा, अब आएगा सिर्फ और सिर्फ दैट। समझ गए ना। जब एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत हो, जब वो कोई जानी मानी हस्ती ना हो, केजरीवाल ना हो, आम आदमी पार्टी ना हो, नरेंद्र मोदी ना हो, एक कॉमन नाउन हो, उस केस के अंदर हम अक्सर जो है दैट को यूज़ करते हैं। अक्सर के 100% दैट को यूज़ करना है, ठीक है। द लीडर वो वाला खास लीडर जो कि लीडर है अपोजिशन पार्टी का। अब आगे बढ़ो। आवर वर्ल्ड इज ए ग्लोबलाइज्ड विलेज हु विच दैट या वट इज द रीजन बिहाइंड द क्विक पेस ऑफ द पैंडमिक। हमारी दुनिया एक वैश्विक दुनिया है, ग्लोबलाइज्ड विलेज है, और यही रीज़न है बिहाइंड, पीछे, इस पूरी क्विक पेस के, इस पैंडमिक के, इस महामारी की तेज़ रफ्तार के। देखो ये रीजन जो है इसका एंटीसीडेंट आपको ढूंढना है। अब मुझे बताओ, क्या विलेज इसका रीजन है? क्या गांव, ये जो गांव है यही महामारी का रीजन है? क्या दुनिया महामारी का रीजन है? क्या हम महामारी के रीजन है? नहीं, ये पूरी बात महामारी का रीजन है। हमारी दुनिया का एक वैश्विक गांव होना, ये पूरी महामारी, ये जो पूरा क्लोज है ना, ये रीजन है हमारी जो है महामारी का। जब आपका एंटीसीडेंट कोई नाउन ना हो बल्कि एक पूरा क्लोज हो, एक इसमें सब्जेक्ट भी और एक वर्ब भी हो, तब सिर्फ और सिर्फ विच आता है। समझ गए? सिर्फ और सिर्फ विच आता है। अब लास्ट देख लो। द थ्योरी स्टैब्लिश्ड, द एक्सपेरिमेंट स्टैब्लिश अ थ्योरी हु विच दैट या वट दैट एक्सप्लेन्स हाउ द पैंडेमिक स्टार्टेड। कह रहे एक्सपेरिमेंट ने इस्टेब्लिश किया एक थ्योरी को, ये दैट निकाल दो, वो वाली थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है कैसे पैंडेमिक शुरू हुई थी। देखो थ्योरी एक इनएनिमेट चीज़ है, आप पूछोगे इंसान है? नहीं है, आप यहाँ पे विच लगाओगे, लेकिन इस थ्योरी के बारे में पता नहीं है हमें कौन सी थ्योरी है। ये यहाँ पे जैसे लीडर नहीं पता था वैसे थ्योरी नहीं पता। अब इस थ्योरी को हमें डेफिनेट बना दिया है, खास थ्योरी है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ दैट लगाऊंगा, ठीक है ना। तो चाहे इंसान हो, चाहे इनएनिमेट चीज़ें हो या जानवर हो, जिसको आप आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो सेंटेंस के अंदर, उसके लिए हमेशा दैट आता है, यहाँ भी और यहाँ भी। लास्ट देख लो वट कब आएगा। द एक्सपेरिमेंट रिवील्ड या इस्टेब्लिश्ड या रिवील्ड, जो भी लगाओ। द एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश्ड हु विच दैट या वट एक्सप्लेन्स हाउ द पैंडेमिक स्टार्टेड। एक्सपेरिमेंट ने इस्टेब्लिश कर दिया उस चीज़ को जो कि एक्सप्लेन करती है कैसे पैंडेमिक शुरू हुई थी। इस्टेब्लिश किस चीज़ को किया भाई? यहाँ पे तो थ्योरी को किया था, थ्योरी बन गया था एंटीसीडेंट। यहाँ पे एंटीसीडेंट आपके पास है ही नहीं। ये जो इस्टेब्लिश किया गया था ना जिस चीज़ को, वो पूरी चीज़ ये वाला क्लोज है, समझ लो। एक्सपेरिमेंट ने इस्टेब्लिश किया इस चीज़ को जो कि एक्सप्लेन करती है पैंडेमिक कैसे स्टार्ट हुई। इस पूरे क्लोज का कोई एंटीसीडेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस्टेब्लिश्ड एक वर्ब है, इसको मत एंटीसीडेंट मान लेना। ऐसा केस जहाँ पे आपके पास एंटीसीडेंट हो ही ना, आप यहाँ पे यूज़ करोगे वट को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छे से कर चुके हैं डिटेल के अंदर, फुल डिटेल के अंदर ग्रामर सीरीज में, है ना। यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए बेसिक कोर्स को रिफ़र करें। चलो कह रहे इन एन आर्टिकल ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी
RBI officials, including Deputy Governor Michael DeBarata Patra, है ना, have flagged the demand shock inflicted by the ferocious second wave of COVID-19 pandemic. कह रहे एक आर्टिकल में, अच्छा आर्टिकल किस पे था? स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पे था, अर्थव्यवस्था की हालत पे था। स्टेट मतलब हालत। कह रहे इस आर्टिकल में ना RBI ऑफिशियल्स, जिनमें शामिल थे डेप्यूटी गवर्नर भी मिस्टर पात्रा, माइकल पात्रा, इन्होंने फ्लैग कर दिया है डिमांड शॉक को, डिमांड के झटके को जो को इन्फ्लिक्ट किया गया है, जो कि लगाया गया है इस फेरोशियस सेकेंड वेव के द्वारा, इस अनकंट्रोलेबल दूसरी लहर के द्वारा कोविड-19 पैंडमिक की। तो आर्टिकल में इन्होंने यही बताया, RBI ऑफिशियल्स ने भी, और उनमें शामिल थे ये वाले डेप्यूटी गवर्नर भी सब ने साइन करके नीचे ये लिखा कि ये जो डिमांड शॉक है ना बहुत बड़ा होगा इस सेकंड वेव से, इस कोविड-19 पैंडमिक की। देखने वाली चीज़, ऑफिशियल्स की वर्ब है फ्लैग्ड। इन्फ्लिक्टेड का मतलब है चोट लगाया हुआ, डिमांड शॉक जिसको इन्फ्लिक्ट किया गया, इम्पोज किया गया, चोट मारी गई है जिसकी, है ना। फेरोशियस का मतलब है अनकंट्रोलेबल हो, रेजिंग हो, गुस्से में हो, ब्रूटल हो, वायलेंट हो, है ना, बहुत ही हिंसक हो, ऐसी चीज़ को बोलते हैं फेरोशियस। कह रहा स्पेसिफिकली they have cited the loss of mobility, impact on discretionary spending and increase in unemployment as clear signs that demand is in the doldrums. कह रहे खास करके स्पेसिफिकली उन्होंने साइट किया, हवाला दिया है लॉस ऑफ मोबिलिटी का। मोबिलिटी का मतलब है आवाजाही। आप अपने घर से अपने गांव गए, गांव से वापस आए, है ना, बस में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, तो ये लॉस ऑफ मोबिलिटी अब हो गया है। अब लोग जाते आते तो है नहीं, कुछ तो डर के मारे और कुछ जो है लॉकडाउन की वजह से। तो कह रहा सबसे पहले हवाला उन्होंने इसी चीज़ का दिया है, मोबिलिटी हो गई है ख़त्म। दूसरा इम्पैक्ट पड़ा है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे, ऐसी स्पेंडिंग पे, ऐसे खर्चे पे जो नॉन प्लान्ड होता है। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको दूंगा। और तीसरा जो हवाला दिया है ना उन्होंने, वो दिया है बढ़त का अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में। अच्छा कैसे इन्होंने साइड किया है? क्लियर साइंस की तरह, साफ साफ निशानों की तरह इस चीज़ का दैट ये कि डिमांड जो है डोल ड्रम्स में है, डिमांड अब बिना स्पिरिट के है, डिमांड का जोश खत्म हो चुका है। एक बार सेंटेंस समझ गए आप, है ना। दे की वर्ब है हैव साइटेड, साइड किया है इन तीनों चीज़ों को और साइड किया है इस साइन की तरह, डिमांड रुकी हुई है। अब आ जाओ देखने वाले वर्ड्स, पहले देख लेते हैं डोल ड्रम्स। डोल ड्रम को याद रखने का तरीका है, नक्शे पे दिखा देता हूँ, अब अच्छे समझ पाओगे। देखो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन के बीच में थोड़ी सी जगह है जहाँ पे दोनों तरफ से हवाएं आती हैं, इधर से भी और इधर से भी। ये दोनों हवाएं इतनी तेज़ होती हैं और इतनी बराबरी की होती हैं कि किसी जहाज़ या शिप का चलना ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अगर कोई जहाज़ फंस गया ना और उसके पास फ्यूल नहीं है, या कोई नाम वाला जो है चप्पू चला रहा है, ना तो वो आगे आएगा ना पीछे आएगा, फंस जाएगा वो यहाँ पे। इस जगह को बोलते हैं डोल ड्रम्स। नक्शे पे आप देखोगे डोल ड्रम्स आपको मिल जाएंगे। अगर कोई चीज़ डोल ड्रम्स में है तो वो रुकी हुई रहती है। अब वहीं से हमने एक ईडियम बना दी इन डोल्ड्रम्स। इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ का इनएक्टिव स्टेट में होना, ना आगे आना ना पीछे आना, समझ गए ना, एकदम जो है रुका हुआ हो जाना, स्टेगनेट कर जाना। याद रहेगा हमेशा डोल्ड्रम्स। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वो स्पेंडिंग है जो आप नॉन प्लान करते हो। ऐसे ही मोबाइल चला रहे थे, अमेजोन के अंदर दिख गया एक जो है नए शूज़ दिख गए, पैसे आपके पास हैं, आपने फटाफट शूज़ ऑर्डर कर दिए। अगर अमेजोन नहीं दिखाता तो आप उसको ना खरीदते, है ना। तो ये नॉन प्लान्ड स्पेंडिंग है। आजकल हम ऐसी स्पेंडिंग नहीं करते हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन सबके पास पैसे कम है। बढ़े आगे। कह रहा सेवरल हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स फॉर अप्रैल हैव कैप्चर्ड द रिवर्सल इन मोमेंटम। कह रहा कई सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। अब ये क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे ग्राफ जो भारत सरकार तैयार करती है और हाई फ्रीक्वेंसी हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। हर दिन का ग्राफ होगा, हर मिनट का, हर घंटे का, है ना, मतलब बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको हाई रेजोल्यूशन में दे। कह रहा ऐसे कई सारे जो ग्राफ है ना, इंडिकेटर जो हैं अप्रैल महीने के, वो कैप्चर कर चुके हैं, वो दिखा चुके हैं आपको एक रिवर्सल को मोमेंटम के अंदर। तो जो मोमेंटम हमने बनाया था पिछले लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद अर्थव्यवस्था में, अब उसमें रिवर्सल आ गया है, यू टर्न आ गया है, अर्थव्यवस्था फिर से स्लाइड कर रही है, ढलान पे गिर गई है। समझ गए? इंडिकेटर्स की वो हैव कैप्चर्ड। कह रहा जीएसटी ई-वे बिल्स एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द डोमेस्टिक ट्रेड कॉन्ट्रैक्टेड 70.5% मंथ ऑन मंथ, वाइल ऑटोमोबाइल फ्यूल कंजम्पशन, कमर्शियल व्हीकल सेल्स, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक ऑल श्रैंक फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ। कह रहे ये जो जीएसटी ई-वे बिल्स हैं, ये मैं आपको कभी और समझाऊंगा क्या होते हैं। अभी इतना समझ लो, जीएसटी से रिलेटेड एक छोटा सा बिल होता है ना, ई-वे बिल बोलते हैं इसको। कह रहे जीएसटी का जो ई-वे बिल है ना, जीएसटी के जो कमाई का जरिया है मेन, कह रहे जो एक इंडिकेटर भी है हेल्थ का, हमारे डोमेस्टिक ट्रेड की, हमारे घरेलू व्यापार की हेल्थ को बताता भी है ये ई-वे बिल। कह रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सिकुड़ गया इतने % मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, मतलब मार्च की तुलना में अप्रैल के अंदर इतना कम हो गया मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। कह रहे जबकि ये तीनों चीज़
ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल का कंजम्पशन, कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स और डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक पैसेंजर्स का। कह रहा है ये तीनों चीज़ें सबकी सब श्रिंक हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कम हो गई पिछले महीने से, प्रीसीडिंग मंथ से। तो सब चीज़ें मार्च की तुलना में अप्रैल के अंदर ढलान पे हैं। कहने का मतलब ये श्रिंक करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, स्लाइड करना, डिक्रीज होना, नोज डाइव करना, प्लंज करना, प्लमेट करना, सब तुम्हारी टिप्स पे होने चाहिए। सब सिनोनिम्स हैं, रोज आते हैं ये, है ना, इसलिए बोलता हूँ रोज देखा करो एडिटोरियल्स को। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। कह रहा है एंड द प्रीवियसली relatively unscattered rural economy too saw demand begin to dry up as new infections spread wider and deeper into the countryside. A trend reflected in a 33.5% contraction in the dispatches of two-wheelers and a palpable weakening in demand for tractors. यही वो सेंटेंसेज हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं ना। परेशान मत हो, आराम से पढ़ो। कह रहा और जो प्रीवियसली रिलेटिवली अनस्कैटर्ड भारत की रूरल इकॉनमी थी, देखो रूरल मतलब गांवों से रिलेटेड, है ना, ग्रामीण, इकॉनमी मतलब अर्थव्यवस्था, प्रीवियसली मतलब पहले वाली, रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली, अनस्कैथेड का मतलब है जिसको हार्मलेस हो, जिसको हार्म ना हुई हो, है ना, अनहार्म्ड हो, जो अनइंजर्ड हो। तो कह रहा है तुलनात्मक रूप से पहले जो अनइंजर्ड थी, जिसको चोट कम पड़ी थी, वो रूरल इकॉनमी, कह रहा है वो रूरल इकॉनमी ने भी सौ किया देखा डिमांड को शुरू करते हुए ड्राई अप होना। ड्राई अप होना मतलब सूख जाना। तो पिछले लॉकडाउन में गांवों में अर्थव्यवस्था में ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं था, लेकिन इस बार जब सेकेंड वेव आई है ना, गांवों में भी डिमांड शुरू हो गई है ड्राई अप होना। अब ये काम कैसे हो रहा है भाई? जैसे ही नए इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं, और ज़्यादा वाइडर और ज़्यादा डीपर, और कहाँ पे? हमारी कंट्री साइड में, हमारे ग्रामीण इलाकों में। कह रहा है ये एक ट्रेंड ऐसा है जो रिफ्लेक्ट हुआ है इतने परसेंट के कॉन्ट्रैक्शन में, इतने परसेंट की कमी में उन डिस्पैचेज में जो थे टू व्हीलर्स के, और एक पल्पेबल वीकनिंग में, एक महसूस की जाने वाली कमजोरी में जो डिमांड आई है ट्रैक्टर्स के लिए। एक बार सेंटेंस समझा देता हूँ। हुआ क्या है कि ट्रेंड हमने देखा, इतना परसेंट जो है ना, 33.5% जो है कमी हो गई टू व्हीलर्स की जो है खरीदी में रूरल इलाकों में, और जो है ट्रैक्टर्स के लिए भी हम देख रहे हैं एक पल्पेबल वीकनिंग आ रही है, बहुत कमजोरी आ रही है जिसको महसूस किया जा सकता है। आंकड़े अभी आनी बाकी हैं। कह रहे हैं इन दोनों चीज़ों को देखते हुए जो अर्थव्यवस्था है गाँवों की, जो पहले अनस्कैटर्ड थी, इस बार वहाँ भी देखने को लग रहा है कि डिमांड जो है शुरू हो गई है ड्राई अप होना, धीरे धीरे कम होना। कह रहा है जैसे ही नए इन्फेक्शन और आगे गाँवों के अंदर कंट्री साइड में फैलते जा रहे हैं। समझ गए ना? 100% अंडरस्टैंडिंग। अनस्कैथेड बता दिया, अनहार्म्ड हो, रूरल इकॉनमी की वर्ब है 100, कंट्री साइड बोलते हैं गांव को, रूरल एरियाज को, नॉन सिटी एरियाज को। समझ गए ना? मेट्रो से दूर। इसके लिए एक और वर्ड है हिंटरलैंड। आगे वर्ड आएगा हिंटरलैंड, गांवों के लिए यूज होता है ना, दूर दराज के इलाके। पल्पेबल मतलब नोटिसेबल हो, डिसर्नेबल हो। कह ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट विच हिट अ 4-month हाई of 8% in April as per a survey by the Center for Monitoring Indian Economy was at 9.5% on May 18 based on a 30-day moving average। कह रहा और जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि हिट कर गई है 4 महीने के जो है लो हाई को, 8% को अप्रैल में, और किसके हिसाब से? एक सर्वे के हिसाब से जो था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का, है ना। कह रहा है ये सेंटर जो ये सर्वे के हिसाब से जो 8% पे अनएम्प्लॉयमेंट आई थी ना, ये आ गई थी 9.5% पे मई 18 में, और किसके हिसाब से? इस फॉर्मूला के हिसाब से 30-day मूविंग एवरेज। समझ गए ना? तो अप्रैल में तो आज तक सबसे ऊपर जो 8% थी वो चली गई थी 4 महीने की, मई के अंदर 8% के आंकड़े से भी 1.5% ऊपर आ गई है 9.5% पे। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली कई चीज़ें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वर्ब है वॉज, है ना, विच की वर्ब है हिट। ये विच रिलेटिव क्लोज बना रहा है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट जिसने हिट किया। अब अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसी है नहीं जिसके लिए दैट लगाया जाए, है ना, और वैसे ही इंसान भी नहीं है तो हमने हु भी नहीं लगाया, ऊपर जो कॉन्सेप्ट सीखा है वही अप्लाई कर रहे हैं विच लगा के। अब मेरा आपसे एक सवाल है, विच हिट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है? विच हिट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है? देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अगर विच लगाया है तो या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होती तो अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से पीछे हिट्स लगा होता, है ना, सिंगुलर अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो पीछे आगे हैव लगा होता, हैज़ लगा होता, हैड लगा होता, कुछ भी नहीं लगा तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सभी वो वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती है। ध्यान दे लेना इन पे। हिज है, कट है, पुट है, रीड है, बिड है ना, स्प्लिट, हर्ड, स्प्रेड, कोस्ट, ये वर्ब्स कभी भी अपनी V1, V2, V3 को चेंज नहीं करती। ये बिड जो है एक एक्सेप्शन है,
अगर बोली लगाने की बात हो रही हो निविदा में, टेंडर में, तब बिड अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगी। लेकिन बिड का मतलब होता है किसी को गुड बाय बोलना, किसी को गुड इवनिंग बोलना, किसी को अलविदा बोलना। उस केस में बिड बेड बिडन चलता है। विश करने के चेंज में ये वर्ब अलग तरीके से काम करती है। आज के क्विज में फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, क्विज में लगाना है आपको, है ना। अब जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है फटाफट उसको देखते हैं। दो कॉन्सेप्ट्स को मैं मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि आपस में दोनों कन्फ्यूजिंग है ना, एक साथ ही करेंगे। द कैशियर वॉज सर्विंग अ 4 months नोटिस पीरियड। कैशियर जो है सर्व कर रहा था 4 महीने के नोटिस पीरियड को। नोटिस पीरियड आप जानते हैं, नौकरी छोड़ने से पहले मिनिमम कुछ दिन या महीने आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप नौकरी को छोड़ पाओगे। नोटिस पीरियड कहलाता है। अब कैशियर का कितना था भाई? 4 महीने का। ध्यान देना, सर्व कर रहा था वो नोटिस पीरियड को। नोटिस पीरियड नाम का कंपाउंड नाउन इस सर्व वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये 4 महीना क्या है? इस नोटिस पीरियड के बारे में बता रहा है। यहाँ पे 6 दिन का भी हो सकता था, 1 घंटे का भी हो सकता था और 5 साल का भी हो सकता था। ये 4 months एक नाउन है लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब देखो आगे 4 लगा हुआ है, पीछे एस आना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि हाइफन लगा करके बीच में अपना एस निकाल लेगा। जब भी नाउन्स एडजेक्टिव बनते हैं तो चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, आप पीछे का एस निकाल देंगे और उस एडजेक्टिव के बीच में हाइफन घुसा देंगे। रूल नंबर 1, द कैशियर वॉज सर्विंग अ नोटिस पीरियड ऑफ 4 months। कैशियर सर्व कर रहा था एक नोटिस पीरियड को 4 महीने के। बात वही है, लेकिन यहाँ पे सर्व वर्ब का ऑब्जेक्ट है अगेन नोटिस पीरियड, और जो 4 month है ये ऑब्जेक्ट है ऑफ प्रेपोजिशन का। किसका भाई? ऑफ प्रेपोजिशन का। अब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है, ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसके आगे कोई नाउन लगा भी नहीं हुआ। अब बिना बात इसके बीच में हाइफन मत लगाओ, इसको निकाल दो और 4 month को 4 months लिखो, क्योंकि एक नाउन है। अब इसको एडजेक्टिव बना के एस को नहीं निकालना। समझ गए ना? आइडेंटिफाई करना है आपको, क्या वो नाउन है क्या वो एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो एस को निकाल दो और बीच में हाइफन लगा दो। अगर वो नाउन है तो बिंदास उसके पीछे एस लगाओ और बीच में हाइफन को भी मत रखो। अ 4 month नोटिस पीरियड इज आर मैंडेटरी इन आवर कंपनी। एक 4 महीने का नोटिस पीरियड मैंडेटरी है हमारी कंपनी में। देखो सबसे पहले नोटिस पीरियड मैंडेटरी है। नोटिस पीरियड हो गया आपका सब्जेक्ट, बन गया एक नाउन। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है 4 month, ये बन गया एक एडजेक्टिव। बात वही है, 4 month के बीच में हाइफन आना चाहिए, ऐसे ही बनेगा सही। अब 4 month हाइफन मंथ नोटिस पीरियड इज मैंडेटरी इन आवर कंपनी। नोटिस पीरियड सिंगुलर है तो मैं यहाँ पे इज को लगाऊंगा, आर को नहीं लगाऊंगा। अब यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी बढ़ेगी, देखते जाओ आगे। 4 month इज या आर मैंडेटरी एज अ नोटिस पीरियड इन अ कंपनी। 4 महीने मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं हमारी कंपनी में नोटिस पीरियड के हिसाब से। अब देखो ये 4 महीने आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो पीछे ऐसा आएगा क्योंकि ये नाउन है। बीच का हाइफन भी निकाल दो, ये एडजेक्टिव तो है नहीं। इसके बाद में कोई नाउन वैसे भी नहीं आ रहा, एडजेक्टिव बनेगा कैसे? और अब आप इस सेंटेंस को लिखोगे इज मैंडेटरी ना कि आर मैंडेटरी। अब समझो रूल नंबर 2 क्या है। जब भी मेजरमेंट मिल जाए, वेट की, डिस्टेंस की, मनी की, टाइम की, लेंथ की, हाइट की, इन सबको सिंगुलर सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करना है। ग्रामर सीरीज के नाउन चैप्टर में अच्छे से करवा चुका हूँ, रिवीजन ही करना है यहाँ पे, है ना, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको मेजरमेंट मिल जाए 4 घंटे, 2 किलो, 5 किलोमीटर, 20 रुपये, 30 मिनट, 2 मीटर, 50 जो है मीटर या सेंटीमीटर, ऐसी मेजरमेंट्स जो हैं इनको सिंगुलर सब्जेक्ट ही दे, सिंगुलर सब्जेक्ट माने और सिंगुलर वर्ब ही दे। अब ये 4 महीनों को मैं मेजरमेंट मान के सिंगुलर वर्ब दे रहा हूँ। पीछे एस लगने के बावजूद ध्यान दे लेना। 50 रुपी या रुपीज़ जो भी आप लगाओगे, इज या आर नॉट सफिशिएंट टू बाय अ कॉफ़ी इन मेट्रो सिटीज़। 50 रुपये में बड़े शहरों में कॉफ़ी नहीं आती। अब देखो ये सब्जेक्ट है। सबसे पहला नंबर रूल क्या था? अगर ये नाउन है, सब्जेक्ट बना हुआ है, तो 50 रुपीज़ लिखें, बिना बात का हाइफन चिपका के बीच में ना आए, ठीक है। पीछे का एस भी लगाना जरूरी है। दूसरा क्या है? रूल नंबर 2, ये एक मेजरमेंट है पैसे की। 50 रुपये, 4 महीने, 2 घंटे, है ना, 3 किलोमीटर। मेजरमेंट्स के लिए सिंगुलर वर्ब, आर को ना लगाएं, चुपचाप लगा के इज आ जाएँ। 20 मंथ हैज या है पास्ट सिंस द वायरस इमर्ज्ड फ्रॉम वुहान। वही बात है, आप यहाँ पे हैज़ को लगाएं। 20 महीना भी एक टाइम पीरियड है, मेजरमेंट है वक्त की, और पीछे एस लगा के इस हाइफन को निकाल दें। तो दोनों रूल एक साथ मिला दिए मैंने। कब तो लगाना है एस और कब हाइफन लगाना है, पहली चीज़। और दूसरा, अगर मेजरमेंट आ जाए तो एस लगाओ, आपको तो उसको सिंगुलर ही ट्रीट करना है, सिंगुलर वर्ब भी देनी है, मेजरमेंट्स को प्लूरल वर्ब नहीं देनी है। बड़े आगे अच्छे रूल्स हैं, इनको अलग अलग पढ़ते हो ना तो आप कंफ्यूज होते हो। मैं एक साथ ही पढ़ा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन कम हो। यहाँ पे भी 30 डे इसलिए लगा हुआ है, मूविंग एवरेज के लिए, इस नाउन के लिए हमने इस एडजेक्टिव को यूज़ किया है। 30 डे लिखा है, पीछे का एस निकाल के। करेक्ट क्रूशली, रूरल एम्प्लॉयमेंट कैप्चर्ड बाय द मूविंग एवरेज हैज़ रीजन टू 8.6%, एंड दिस एट ए टाइम व्हेन द पैंडेमिक्स ग्रिप एंड हायर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ
are likely to be pushing up precarity among households in the hinterland। कह रहा क्रूशियल बात ये है, गंभीर बात ये है, क्रूशियली मतलब और गंभीरतापूर्ण बात बता रहा है कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गाँवों में जो बेरोजगारी है, और वो बेरोजगारी जो कैप्चर्ड की गई थी, जिसको रिकॉर्ड किया गया था, जिसको नापा गया था, और किसके द्वारा? इस मूविंग एवरेज नाम के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का। कह रहा है ये जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है ये राइज कर चुकी है इतने टका से, और ये सब हो रहा है ऐसे एक वक्त पे, एट अ टाइम जब पैंडमिक की जो पकड़ है, जो ग्रिप है, और जो ज़्यादा स्पेंडिंग है हेल्थ पे, वो लाइकली हैं, वो संभावित हैं कि वो पुशअप करेंगी और ज़्यादा इंक्रीज करेंगी प्रिकेरिटी को, अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को रूरल हाउस होल्ड्स के बीच में। और कहाँ पे? ये वो हाउस होल्ड्स हैं, ये वो घर परिवार हैं जो हिंटरलैंड में रहते हैं, दूर दराज गाँवों में रहते हैं। समझे सेंटेंस को? तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, ऐसे एक वक्त पे बढ़ रही है जब बीमारी भी बढ़ रही है और स्पेंडिंग भी हेल्थ पे बढ़ रही है। आपको डॉक्टर के जाना है, कोविड टेस्ट करवाना है, HRCTC करवाना है ना, स्पेंडिंग और बीमारी भी बढ़ रही है और पैसे का खर्चा भी बढ़ रहा है। कह रहे ये जो है और ज़्यादा अनिश्चितताओं को बढ़ा देंगे लोगों के घरों में। भाई काम धंधा तो है नहीं और टेस्ट अलग से करवाओ, है ना। और ये खास करके होगा गाँवों में, हिंटरलैंड्स के अंदर, जहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। समझ गए? अब आ जाओ देखने वाली चीज़ें। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह हैज़ रीजन, कैप्चर्ड एक एडजेक्टिव है। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट? जिसको कैप्चर किया गया था भाई मूविंग एवरेज के द्वारा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैज़ हैव हैड के आ जाए, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बनने का काम करती है। इन दोनों की वर्ब है आर, स्पेंडिंग और ग्रिप की। पुशअप करना मतलब इंक्रीज करना, लाइकली मतलब संभावित, प्रिकैरिटी का मतलब है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी या इनसिक्योरिटी। किसी चीज़ को लेकर के आपके जो है ना एप्रीहेंशंस होते हैं उनको बोलते हैं प्रिकैरिटी। बढ़े आगे। कर लुकिंग अहेड द क्रिटिकल रिस्क to the economy, even as it tries to recover from the last fiscal's crippling contraction, is posed by the speed at which the virus continues to spread in the country। कह रहा अब आगे की बात करते हैं, जो हो गया। लुकिंग अहेड, आगे देखते हुए, जो बड़ा रिस्क है ना, जो ज़्यादा गंभीर जो है रिस्क है, जोखिम है, और हमारी अर्थव्यवस्था को, और ये तब यहाँ तक कि जबकि इवन एस ये ट्राई कर रही है रिकवर करने को पिछले फिस्कल ईयर की क्रिपलिंग कॉन्ट्रैक्शन से, पिछले साल की अपाइज बना देने वाली कॉन्ट्रैक्शन से, सिकुड़न से। कह रहा आगे देखते हुए जो ज़्यादा बड़ा रिस्क है इकोनॉमी को, ऐसी इकोनॉमी को जो अभी रिकवर कर रही थी, कह रहे ये रिस्क पोज किया जाता है, इस रिस्क को खड़ा किया जाता है उस रफ्तार के द्वारा जिसके ऊपर वायरस तैयार है, कंटिन्यू है, जारी है, स्प्रेड होना पूरे देश में। समझ गए ना? तो कह रहा पिछला छोड़ो, अब आगे एक ही दिक्कत है, गाँवों में वायरस तेज़ी से फैल रहा है और सारी अर्थव्यवस्था इसी वजह से जोखिम में आ गई है। रिस्क की वर्ब है इज पोस्ट, इट की वर्ब है ट्राइज, क्रिपलिंग का मतलब है अपाइज बना देने वाला, डिबिलिटेटिंग बोल दो, पैरालाइजिंग बोल दो, है ना, जो आपको परेशान करे, आपको मजबूर बना दे, अपाइज बना दे। आगे बढ़ें, कुछ है नहीं इसमें और। कर विद द पेस ऑफ वैक्सीनेशंस हैविंग स्लोड नेशन वाइड, मोर सो इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, द एग्रीकल्चर सेक्टर इज लाइकली टू फेस चैलेंजेस इन द कमिंग मंथ्स व्हेन सोइंग फॉर द खरीफ क्रॉप विल नीड टू बी डन। कर के साथ ही, अच्छा भाई किसके साथ ही? विद, पेस के साथ, रफ्तार के साथ। अच्छा भाई किसकी रफ्तार? वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की। कह रहा है इस रफ्तार के स्लो हो जाने के साथ ही, परफेक्ट पार्टिसिपल, एक काम के हो जाने के बाद दूसरा काम होता है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल। कह रहा है इस रफ्तार के टीकाकरण के पूरे देश में धीमे पड़ जाने के साथ ही, और मोर सो, और भी ज़्यादा, मोर सो का मतलब होता है और भी ज़्यादा, और कहाँ पे? गाँवों में और सेमी अर्बन एरियाज़ में, छोटे मोटे टाउन्स में, कस्बों में। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, कृषि क्षेत्र जो है, वो संभावित है कि फेस करेगा, सामना करेगा चुनौतियों का आने वाले मंथ में। और कब? जब सोइंग जो है, जब बुआई जो है खरीफ की क्रॉप की ज़रूरत होगी उसको की जाने की। समझ गए? वैक्सीनेशन हो नहीं रहे, रफ्तार धीमी पड़ गई है, खास करके गांव शहरों में, है ना, वैक्सीन मिल ही नहीं रही है। अब इसका प्रभाव तब देखने को मिलेगा जब बुआई के वक्त आपको मजदूर नहीं मिलेंगे, सब लोग बीमार पड़े होंगे, बीज रखा होगा लेकिन बोने वाला नहीं होगा, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर भी इस चीज़ को फेस करेगा। अंडरस्टैंडिंग आ रही है ना? 100%। हैविंग स्लोड परफेक्ट पार्टिसिपल है, कई बार कर चुके हैं, ग्रामर सीरीज में आपने सीख भी लिया होगा, है ना, बेसिक्स हैं ये सारे के सारे। मोर सो होता है और भी ज़्यादा, ये 2 दिन पहले आया था, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। मोर सो मतलब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। आई एक्सरसाइज टू बिल्ड एंड मेंटेन मसल्स, मोर सो टू रिमेन हेल्दी। मैं एक्सरसाइज करता हूँ मसल्स को बिल्ड और मेंटेन करने के लिए, और भी ज़्यादा अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। भाई मसल्स तो मुझे बनानी है, मैं मेंटेन करता हूँ अपनी मसल्स को, लेकिन उससे भी बड़ा रीज़न है मैं अपने आप को हेल्दी रखना चाहता हूँ, ये है एक्सरसाइज करने का ऑब्जेक्टिव। अब देखो दूसरा कोई आलसी हो, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज मोर सो व्हेन आई एम टायर्ड।
मुझे एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल लगती है और भी ज़्यादा जब मैं थका हुआ हूँ। समझ गए ना? तो दोनों तरीके से मोर शो का आप यूज़ करें, बस जहाँ भी और भी ज़्यादा लगाना हो बीच में इसको चिपका दें। चलो आगे बढ़ते हैं। द रिपोर्ट्स ऑन द इन्फेक्शन एंड डेथ्स लिंक टू द डिजीज फ्रॉम द विलेजेस एंड टाउन्स पोर्ट्रे अ ग्रिम पिक्चर एंड इट इज़ हार्ड टू सी रूरल डिमांड फॉर एनीथिंग other than the barest of essentials including food and medicines reviving any time soon। अब बता रहे इस रिपोर्ट का अंजाम क्या होगा आगे आने वाले 4-6 महीनों में। कह रहे जो रिपोर्ट्स आई हैं ना, एक तो इन्फेक्शंस पे और उन डेथ्स पे जो लिंक्ड है डिजीज से, उन मौतों से जो बीमारी के कारण हो रही हैं, और कहाँ पे, गाँवों में और कस्बों में। कह रहे ये रिपोर्ट्स आ रही है ना हमारे पास कि लाशों को गंगा में बहाया जा रहा है, जलाने की जगह नहीं है, ऐसी रिपोर्ट्स पोर्ट्रे करती हैं, ऐसी रिपोर्ट्स पेंट करती हैं या दिखाती हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं एक बहुत ही उदास पिक्चर को, मनहूस पिक्चर को, एक तस्वीर को, है ना। और कह रहा है बहुत ही हार्ड है देखना इस चीज़ को, और किसको, रूरल डिमांड को, किसी भी चीज़ के लिए सिवा जो बेरेस्ट एसेंशियल है, सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। बेर एसेंशियल का मतलब है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जिसमें शामिल है खाना और दवाइयाँ। कह रहा है ये बड़ा मुश्किल है देखना कि रूरल डिमांड किसी भी चीज़ के लिए खाली खाने और दवाइयों को छोड़ के जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको रिवाइव होते हुए एनी टाइम सून, थोड़ा ही जल्दी में। तो आने वाले 4-6 महीनों में दवाइयाँ और खाने को छोड़ के गाँव वाले कुछ भी नहीं खरीदेंगे। ये हमें देख के पता लग रहा है गाँव में होने वाली मौतों से, क्योंकि पिक्चर जो पता लग रही है मौतों से बड़ी ग्रिम है, बड़ी मनहूस है। आजकल के एडिटोरियल इतने मनहूस लिखे होते हैं, पढ़ते पढ़ते जो है ना दिमाग ख़राब हो जाता है ना। अब देखने वाली चीज़ें देख लो। ग्रिम का मतलब मैंने आपको बता दिया ना, ग्लूमी बोल दो, सैड बोल दो, इसके लिए एक एडवांस वर्ड है मेलनकॉलिक। ऐसे उदास हो, है ना, उदासी के लिए बोलते हैं मेलनकॉलिक वैम्प। पोर्ट्रे का मतलब होता है दिखाना। बेयर एसेंशियल या बेरेस्ट, देखो बेयर एक एडजेक्टिव है, बेयर मतलब सिंपल या मिनिमम, बेयर, बेरर एंड बेरेस्ट ऐसे ही चलता है। तो द बेरेस्ट मतलब सबसे मिनिमम एसेंशियल जो है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है मिनिमम, वो तो फूड और मेडिसिन है ही। कैन ऐड टू दिस द राइजिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स एंड द शार्प इंक्रीजेज इन कमोडिटी प्राइसेस cutting across agriculture, industrial, raw materials segments, and one sees a worsening of demand cost conditions। कह रहा as the RBI officials warn। कह रहा ऐड कर दो, जोड़ दो इसी चीज़ में बढ़ती हुई कॉस्ट को, ट्रांसपोर्ट फ्यूल की, है ना, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को, और उस शार्प इंक्रीज को, तेज़ी से आती हुई बढ़त को कमोडिटी के प्राइसेस में। कमोडिटी प्राइस मतलब जो भी सारी कमोडिटियाँ हैं, अनाज है, जो फल है, या कोई भी कमोडिटी है ना, चाहे कोई मेटल भी हो, सोना हो, चांदी हो। और तीसरी चीज़ कौन सी, कटिंग जो हो रही है पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल सेगमेंट में। कह रहा अगर ऐड कर दो इन तीनों चीज़ों को, अगर ऐड कर दोगे तो कोई भी आदमी देख पाएगा या देखता है, वन सीज एक ख़राब होती हुई डोमेस्टिक कॉस्ट कंडीशंस को। डोमेस्टिक कॉस्ट कंडीशंस, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा, हर चीज़ों का दाम जो है और ख़राब होने वाला है और तेज़ी से बढ़ने वाला है। और कह रहा है जैसा कि RBI के ऑफिशियल्स वार्न भी कर रहे हैं, सबको चेता भी रहे हैं। समझ गए ना। वन की वर्ब है सीज, RBI ऑफिशियल्स की वर्ब है वार्न, ऐड का सब्जेक्ट है यू। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ब्रिंग वाटर, पानी लेके आओ, टर्न ऑन द लाइट, लाइट ऑन करो, स्टडी हार्ड, जो थोड़ा सा हार्ड जो है अच्छे से पढ़ो। जब भी किसी को ऑर्डर दें या रिक्वेस्ट करें, वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है, सब्जेक्ट जो है वो यू है, अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू स्टडी हार्ड ना, यू ब्रिंग द वाटर ना, यू टर्न ऑन द लाइट ना, जिसको मैं कह रहा हूँ अपने आप यू जो है अंडरस्टूड है। समझ गए ना, इंपेरेटिव सेंटेंस आपने यहाँ पे यू को मान लिया। कह रहा है एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन थ्रेटन्स द इकोनॉमीज ओवरऑल कंजप्टिव कैपेसिटी एंड पॉलिसी मेकर्स नीड टू बी वेरी ऑफ द रियल डेंजर ऑफ स्टैगफ्लेशन। कह रहा है जो एक्सेलरेट होता हुआ, तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है, चुनौती देता है अर्थव्यवस्था की ओवरऑल कंजम्पटिव कैपेसिटी को, अर्थव्यवस्था में कंजम्पशन की ताकत को। लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कंज्यूम क्या करेंगे, खरीदेंगे तो कुछ खाएंगे, है ना। तो ये चीज़ ख़राब करती है इन्फ्लेशन सारी कैपेसिटी को। और पॉलिसी मेकर्स को ज़रूरत है वो वेरी ऑफ हो जाएं, वो सचेत हो जाएं, और किससे, उस खास खतरे से, रियल के खतरे से जो है स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है नर्क। आपकी इकॉनमी में तेज़ तो इन्फ्लेशन हो और इकॉनमी आगे बढ़ने की बजाय घट रही हो। अगर आपको स्टैगफ्लेशन देखना है तो आप जाएंगे साउथ सूडान में, वेनेजुएला में, एक दो और कंट्रीज़ भी हैं ना, जिम्बाब्वे में आया था बीच में, इस पर केस स्टडी करेंगे अपने। तो स्टैगफ्लेशन होता है चीज़ों के दाम तो आसमान छू रहे हैं और काम किसी के पास है नहीं कुछ करने को, है ना। तो कह रहा है ये RBI ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन इस चीज़ को भी ला सकता है और पॉलिसी मेकर्स को इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। जब आप वेरी ऑफ होते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप उस चीज़ के लिए सचेत हो जाते हैं,
सचेत होने के लिए वेरी के सब सिनोनिम्स हैं कंसिडरेट होना, कॉशियस होना, वॉचफुल होना, अटेंटिव होना। और जिस भी चीज़ के लिए सचेत हों उस चीज़ को ऑफ लगा के ही बताया जाए। वेरी ऑफ, कंसिडरेट ऑफ, है ना, अबाउट कुछ नहीं लगाना, सबके आगे ऑफ आता है। बढ़े आगे, कह रहा द श्रिंकिंग फिजिकल स्पेस नॉट विथस्टैंडिंग अथॉरिटीज नीड टू स्पेंड मोर ऑन एक्सपीडाइटेड नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट एंड मस्ट सीरियसली कंसिडर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू बूस्ट डिमांड। कह रहा श्रिंक होता हुआ फिजिकल स्पेस जो है, सिकड़ता हुआ जो हमारा आर्थिक दायरा जो है, कह रहा बावजूद उसके, नॉट विथस्टैंडिंग मतलब होता है बावजूद इस चीज़ के, कह रहा बावजूद हमारे आर्थिक दायरे के सिकुड़ने के अथॉरिटियाँ जो हैं, सरकारी अफसर बाबू जो हैं, उनको ज़रूरत है और ज़्यादा स्पेंड करें, खर्चा करें। और किस पे? एक एक्सपेडाइटेड नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट पे, एक तेज़ी से पूरे देश में होने वाले वैक्सीन की लॉन्च के लिए पूरा पैसा लगा दो, झोंक दो, हर आदमी के वैक्सीन लगवा दो, इतना आप खर्चा कर दो आज की डेट में फटाफट। और कह रहे हैं इनको साथ ही साथ मस्ट करना चाहिए इस काम को, सीरियसली कंसीडर करने के डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र को, ताकि डिमांड को बूस्ट किया जाए। तो कह रहा है चाहे कितना भी तुम्हारे पास पैसा कम हो, कहीं से कर्जा उठा लो, लेकिन सारा पैसा वैक्सीन में झोंक दो और लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा और दे दो, ताकि अर्थव्यवस्था को गड्ढे में जाने से बचाया जा सके। समझ गए? अथॉरिटी की वर्ब है नीड, दूसरी वर्ब है मस्ट कंसीडर। नॉट विथ स्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया, बावजूद, इसको डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ दोनों ही बोलते हैं, है ना। डिस्पाइट के बाद में ऑफ मत लगाना, इंस्पाइट के बाद में ऑफ जरूर लगाना। एक्सपीडाइटेड होता है मतलब तेज़ी से, क्विक, स्पीडी। रोल आउट और रोल बैक दो फ्रेजल वर्ब्स हैं। रोल आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को लॉन्च करना, सबके सामने लाना। मारुति ने नई कार लॉन्च की, है ना, गवर्नमेंट ने नई स्कीम लॉन्च की, रोल आउट। रोल बैक इसका बिल्कुल उल्टा है, कैंसिल करना। जो मारुति ने कार रोल आउट की थी, अब मारुति उसको रोल बैक कर रही है, बिकी नहीं। जिस स्कीम को गवर्नमेंट ने रोल आउट किया था, अब उसको रोल बैक कर रही है। वो स्कीम जो है अच्छी नहीं लगी लोगों को, है ना। रोल बैक का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, कैंसिल करना। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई क्योंकि ग्रामर कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे। एक लाइक और एक शेयर जरूर देना वीडियो को। आपके लाइक्स और शेयर्स की वजह से चैनल आजकल ग्रो भी हो रहा है ना, बहुत तेज़ी से एक्सपोजर मिल रहा है अपनी वीडियोज़ को यूट्यूब पे। अब देख लो फर्स्ट सेंटेंस, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। द 5 आवर जर्नी हैज़ कोस्ट अस 500 रुपी। 5 घंटे की जर्नी ने हमको 500 रुपये लगवाए। कोस्ट करने का मतलब है कीमत चुकवाना, तो इसकी कीमत हमने चुकाई 500 रुपये। देखो हैज़ के बाद में कोस्ट आता है, बिल्कुल ठीक है। कोस्ट 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 तीनों एक ही फॉर्म रखती है। अगर ऐसा है तो हैज़ कोस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 5 आवर एक एडजेक्टिव है, जर्नी के लिए बन के आया, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। जर्नी आपका सब्जेक्ट है, 5 आवर आपका एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा कोस्ट क्या किया? 500 रुपये। ये 500 रुपये कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसके आगे कोई नाउन आपको दिख भी नहीं रहा। ये 500 रुपये इस कोस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसा है तो इसको 500 रुपये लिखना चाहिए था, पीछे एस लगाना चाहिए था, बिना बीच के डैश के। समझ गए ना, बिना बात का एडजेक्टिव बनाया हुआ है, इस वजह से फर्स्ट वाला ऑल्टरनेटिव गलत है। 1.6 किलोमीटर्स मेक अ माइल। 1.6 किलोमीटर जो हैं वो 1 माइल को बनाते हैं। इतने किलोमीटर में 1 मील बन जाता है। अब देखो 1.6 किलोमीटर्स तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है ना। सब्जेक्ट है, पीछे ऐसा आना चाहिए, कोई एडजेक्टिव तो है नहीं। लेकिन ये एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर नाउन लेती है। मेक्स अ माइल, मेक नहीं, मेक्स अ माइल, मेजरमेंट के लिए सिंगुलर वर्ब लगाई नहीं, तो ये हो गया गलत, सेकंड वाला भी। 1.6 किलोमीटर मेक्स अ माइल, यहाँ पे मेक्स बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मेक्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट को बना दिया एडजेक्टिव। समझ गए ना, तो यहाँ पे एस लगाना था, बीच का हाइफन निकालना था, इसकी वजह से तीसरा हो गया गलत। अब चौथा देखो, द 5 आवर जर्नी हैज़ कॉस्टेड अस 500 रुपीज़। यहाँ पे एस कर लेना पीछे, 500 रुपीज़। ये 500 रुपीज़ बिल्कुल ठीक है, जो यहाँ पे ऊपर गलत हुआ था पहले वाले में। 5 आवर जर्नी भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। पर हैज़ के बाद लग गई कोस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई कोस्ट 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 ऐसे ही चलता है, कोस्टेड गलत है, ये भी गलत है। नन ऑफ द अबव, चारों ही गलत थे, ठीक है ना। चारों को मैंने करेक्ट कर दिया आपके सामने। अब ये क्विज है ना, बहुत सिंपल है। मुझे नहीं लगता इन 4 में से एक से ज़्यादा आप गलत करोगे, और वो करोगे तो मैं बता देता हूँ लास्ट वाला ही करोगे। तुम करोगे तो पूरा मन लगा के 4 के 4 मुझे सही चाहिए सबके, अच्छे तरीके से करके देखो, और कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट से मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कर लो, ठीक है। अपना स्कोर ज़रूर बताया करो, 5 में से कितने मिले, शर्म मत किया करो, चाहे 1 मिलाओ लिख करके बताया करो। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।